चलिए, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले क्लास को रिवाइज़ कर लेते हैं। पिछला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है एक बार ज़रूर देखें। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एनिमल टिश्यू। अगर आपको पता हो एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के थे। 4 टाइप्स में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। फर्दर कनेक्टिव टिश्यू को हम लोगों ने 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया था, लूज, डेंस एंड स्पेशल। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल एंड वेस्कुलर। अगर इन सब की एग्जांपल की बात करें तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल बोन एंड कार्टिलेज, और फाइनली हम वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल की बात करें ब्लड एंड लिम्फ। चलिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था ब्लड। ओवरऑल ब्लड का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ब्लड को बेसिकली हम लोगों ने 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा जैसे आपको पता है ये क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। परसेंटेज वाइज बात करें तो प्लाज्मा 55% है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। चलिए हम लोग फाइनली प्लाज्मा की डिस्कशन कर लेते हैं। प्लाज्मा मैंने पढ़ा रखा है, शॉर्ट व्यू में, शॉर्ट में प्लाज्मा देख रहे हैं। प्लाज्मा कंटेंट्स एंटीबॉडीज़। याद रखिएगा, नीट का फेमस सवाल है, एंटीबॉडीज़ कहाँ पे मिलते हैं, तो प्लाज्मा मिलता है। कंटेंट्स नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, ये याद रखना है। एमिनो एसिड्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में याद रखना है सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, पोटेशियम आयन। चलिए अब आपको इनका रोल्स भी पता होना चाहिए। अगर आप सोडियम का रोल की बात करें तो सोडियम लोग कहाँ पढ़े हैं, डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो रीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कैल्शियम की बात करें तो एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए। और भी कुछ याद है कैल्शियम के लिए, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। चलिए, मोटा मोटा इतना याद रखना है। फिर कुछ गैस होते हैं हमारे प्लाज्मा में, गैस मिलते हैं जैसे कि CO2, ऑक्सीजन, etc। अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, तीनों याद रखना है, एल्बुमिन है, फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है। इन सबको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है प्लाज्मा टॉपिक में, जिन्होंने नहीं देखा है जाके पढ़ना है। चलिए, फाइनली अब फॉर्म्ड एलिमेंट में ब्रीफ बात करें तो फर्दर लोग डिवाइड करते हैं ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स ऑल्सो नोन एज RBC, प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट्स ऑल्सो नोन एज WBC। फर्दर WBC को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। अगर एग्रेनुलोसाइट की एग्जांपल की बात करें तो लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। फर्दर लिम्फोसाइट को याद हो तो 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। एक और याद रखना है, NK सेल। चलिए, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका है। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को WBC पढ़ा रखा है, प्लेटलेट्स पढ़ा रखा है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट्स एंड सम बेसिक्स ऑफ ब्लड। चलिए, जैसा कि आपको पता है ब्लड क्या है, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा, स्पेशल। तो 11th की NCERT में ये लिखा है कि ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये याद रखना है। अब स्पेशल के अंदर भी कौन सा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, फ्लूइड या वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, याद रखिएगा। फाइबर्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। दैट मीन्स ब्लड के प्लाज्मा में फाइबर्स अब्सेंट होते हैं, इसलिए
ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। चलिए, अगर अब ब्लड की ओरिजिन की बात करें तो मीजोडर्म, ये याद रखना है, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। चलिए, ब्लड इज़ ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, हमने बता रखा है क्यों फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि ब्लड के मैट्रिक्स जिसे प्लाज्मा बोला जाता है फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। और दो रीजंस होते हैं कि जैसे आपको पता हो कि आरबीसी से कभी आरबीसी नहीं बनता है हमारे अंदर, तो एक सेल से दूसरे सेल में नहीं बनता है, तो ये सेल डिवीज़न का प्रॉपर्टी भी नहीं होता है, इसलिए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू में रखा गया है। एक और जो ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है, इट इज़ नॉट सेक्रेटेड बाय ब्लड सेल्स, तो सेक्रेट कौन करता है, याद रखिएगा, लीवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अगर हम फाइनली बात करें ब्लड इज़ ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, तो इसके कितने रीज़न है, 3 रीज़न है, याद रखिएगा। ब्लड में, ब्लड के सेल्स में पावर ऑफ डिवीज़न नहीं होते हैं, मैट्रिक्स एब्सेंट होता है, मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, एंड ब्लड का मैट्रिक्स बनाने वाला लीवर और लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। चलिए, फर्दर हम बात करें स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टडी को कहा जाता है हिमेटोलॉजी, ये याद रखना है। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज नोन एज हीमोपोएसिस, ब्लड बनने के प्रोसेस को हीमोपोएसिस कहा जाता है। जैसा कि आपको पता हो कि मेनली हीमोपोएसिस किस ऑर्गन में होता है, तो याद रखना है बोन मैरो में होता है। अगर हम ब्लड की कलर की बात करें तो रेड कलर होता है। पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4, इट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक लिख के आ सकता है, तो ये गलत है। चलिए, अगर हम ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो ब्लड वॉल्यूम मेल के अंदर अलग डिफरेंट होता है और फीमेल के अंदर डिफरेंट होता है। तो फीमेल के अंदर कितना होता है, 4 to 5 लीटर होता है, और मेल के अंदर 5 to 6 लीटर होता है। अब याद कैसे रखेंगे, चलिए 4 से गिनते लिखना शुरू कीजिए, 4, 5, 6, 4 से 5 लीटर फीमेल के अंदर, 5 to 6 लीटर मेल के अंदर। फिर ऐसा क्यों, मेल के अंदर ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होता है और फीमेल के अंदर कम, आगे समझते हैं। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्लड के अंदर मिलने वाला एंटीकोगुलेंट हिपेरिन, ये याद रखिएगा। हिपेरिन का काम क्या होता है, मोटा मोटी समझिए, ब्लड को जमने नहीं देता है। चलिए, हम फाइनली स्टार्ट करते हैं आरबीसी। आरबीसी इज़ द मोस्ट अबंडेंट सेल्स अमॉन्ग द ब्लड सेल्स, ये याद रखिएगा। मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में, इन तीनों में से, ये तीनों हमारे ब्लड सेल्स हैं, इन तीनों ब्लड सेल में से मोस्ट अबंडेंट आरबीसी होते हैं। चलिए, अगर आरबीसी नंबर की बात करें या काउंट करके भी सवाल आ सकता है, तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होते हैं। अगर हम हेल्दी एडल्ट मेल की अगर बात करें तो कितना होता है, 5 to 5 मिलियन पर mm³। अगर वही एडल्ट फीमेल की अगर हम बात करें 4.5 to 5 मिलियन पर mm³। मोटा मोटी याद रखिएगा, 4.5 to 5.5 मिलियन, ज़रूर याद रखिएगा, मिलियन पर mm³। अगर वहीं पर हम न्यू बॉर्न की बात करें तो न्यू बॉर्न में सबसे ज़्यादा ब्लड होता है, याद रखिएगा, 6.8 मिलियन पर mm³ होता है। चलिए, नंबर से रिलेटेड एक टर्म आता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया इज ए कंडीशंस इन विच आरबीसी काउंट इंक्रीज्ड, अगर किसी वजह से आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाए, इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया। अब पॉलीसाइथेमिया कहाँ पे देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा, हिल स्टेशन में। जब हम लोग कभी भी हिल स्टेशन में जाते हैं, उस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। एक और टर्म आता है एनीमिया। पॉलीसाइथेमिया के जस्ट अपोजिट टर्म है। पॉलीसाइथेमिया में आरबीसी काउंट बढ़ रहा था, अगर आरबीसी काउंट घट जाए, दिस कंडीशन इज नोन एज एनीमिया। चलिए, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आरबीसी का शेप का। मोस्ट ऑफ द मेमल्स में आरबीसी का जो शेप होता है, याद रखिएगा, बाइकनकेव शेप होता है। किस आरबीसी का, तो मैच्योर आरबीसी का। चलिए, बाइकनकेव शेप होने का क्या सिग्निफिकेंस है या इससे क्या इंपॉर्टेंस है, सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी ज़्यादा मिलता है, आरबीसी के सरफेस एरिया बढ़ा हुआ मिलता है। चलिए, ओवरऑल याद रखिएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बाइकनकेव शेप
तो सरफेस एरिया बढ़ गया। चलिए, अगर हम मेच्योर आरबीसी की बात करें, एक एक प्रॉपर्टीज़ होता है न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड, इसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं ई न्यूक्लिएटेड। याद रखना है, मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं ई न्यूक्लिएटेड। चलिए, एक डिजीज़ का नाम है सिकल सेल एनीमिया, इसमें आरबीसी का शेप सिकल शेप होता है। अभी हम लोग शेप देख लेंगे। अगर आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो आरबीसी श्रिंक कर जाएगा। कहने का मतलब, अगर आरबीसी का शेप इस तरह से है, अगर इसको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो फाइनली ये श्रिंक कर जाएगा। एक कंडीशन और आता है, अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो आरबीसी के साथ क्या होगा, तो आरबीसी क्या हो जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। ये याद रखिएगा, अगर आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो आरबीसी ब्रस्ट कर जाएगा, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो श्रिंक कर जाएगा। अच्छा, ब्रस्ट सबसे पहले ब्रस्ट नहीं करेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सबसे पहले स्वेल कर जाएगा, देन ब्रस्ट करेगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें आरबीसी के साइज़ की, तो याद रखना डायमीटर कितना होता है, 7.5 माइक्रोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी से याद रखिएगा पीएच कितना था ब्लड का, तो 7.4, ये याद रखिए, स्लाइटली अल्कलाइन। चलिए, अगर आरबीसी का साइज़ बढ़ जाए, नॉर्मल से बढ़ जाए, इस कंडीशन को कहा जाता है मैक्रोसाइट्स। और मैक्रोसाइट होने का रीज़न क्या है, विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी हो जाए मेरे शरीर में, फॉलिक एसिड की कमी हो जाए, तो इन दोनों कंडीशन में आरबीसी का साइज़ बड़ा हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग माइक्रोसाइट। अगर आरबीसी का साइज़ स्मॉलर रह जाए नॉर्मल के कंपेयर में, तो इसे कहा जाता है माइक्रोसाइट। तो किस कंडीशन में होता है, याद रखिएगा, आयरन की डिफिशियंसी से, ये याद रखिएगा, आयरन की कमी से आरबीसी का साइज़ छोटा हो जाता है। इस कंडीशन को कहा जाता है माइक्रोसाइट्स। चलिए, हम अगर शेप की बात करें, ये जो देख रहे हैं ये नॉर्मल शेप है आरबीसी का। कैसा दिख रहा है, बाइकनकेव। कैसा दिख रहा है, देखिए, इधर से भी डिप्रेशन है, इधर से डिप्रेशन है, बाइकनकेव। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये कुछ एबनॉर्मल शेप है, सिक्कल शेप। अभी हम लोग बात किए थे सिक्कल शेप आरबीसी किसके अंदर मिलता है, सिक्कल सेल एनीमिया में मिलता है, ये देख लीजिए। चलिए, एक नीट में बहुत फेमस क्वेश्चंस बनाता है, फ्रॉग ब्लड एंड ह्यूमन ब्लड के बीच में कंपेयर करवा लेता है। चलिए, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। चलिए, ह्यूमन ब्लड के अंदर अगर हम सेल्स की बात करें तो 3 सेल्स मिलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये तो आपको पता है, लेकिन याद रखिए फ्रॉग के ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तो मिलता है, प्लेटलेट्स नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा, प्लेटलेट्स एब्सेंट होता है। मेजर डिफरेंस यहाँ रहा। चलिए, नेक्स्ट न्यूक्लियस की बात करें तो याद रखिएगा मेच्योर आरबीसी हमारा कैसा था, नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब लैक ऑफ न्यूक्लियस। एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स ऑल्सो ऑब्सेंट्स लाइक ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हम लोग देखेंगे हमारे आरबीसी में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं और साथ में ही न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। लेकिन फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस मिलता है, ये याद रखना है, मेजर डिफरेंस है। अभी तक हम लोग मेजर 2 डिफरेंस देखे कि प्लेटलेट्स ह्यूमंस के अंदर मिलता है और फ्रॉग के अंदर प्लेटलेट्स एब्सेंट होते हैं, और ह्यूमंस के आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है और फ्रॉग के आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। चलिए, ये आपको पता है कि हमारे आरबीसी से आरबीसी नहीं बनता है, मतलब आरबीसी में सेल डिवीज़न का पावर नहीं होता है, लेकिन फ्रॉग के आरबीसी में पावर ऑफ सेल डिवीज़न होते हैं। चलिए, ये याद रखना है कि हमारे आरबीसी कैरीज मोर ऑक्सीजन, हमारा ब्लड या आरबीसी ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है एज़ कम्पेयर टू फ्रॉग आरबीसी। तो मोटा मोटा याद रखना है, प्लेटलेट्स एक डिफरेंस मिला प्लेटलेट्स के लेवल पे, नेक्स्ट न्यूक्लियस के लेवल पे, ये 2 मोटा मोटा याद रखिएगा। प्लेटलेट्स फ्रॉग के अंदर एब्सेंट होते हैं और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। चलिए, एक पॉइंट फिर से हम रिवाइज कर लें कि मैच्योर आरबीसी डिवाइड ऑफ
न्यूक्लियस। मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। किसके अंदर? इनके आरबीसी को, सॉरी मेमेलियन आरबीसी, जैसे कि ह्यूमंस, इनके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और इस कंडीशन को कहा जाता है ई न्यूक्लिएटेड। चलिए मोटा मोटा हम सेल ऑर्गेनल की बात करें तो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली वो एब्सेंट होते हैं, जैसे कि ईआर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम मिलते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन लेस होता है, ये याद रखना है। आर एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। तो मोटा मोटी अगर बात करें तो कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है? स्टार्ट से याद करेंगे, न्यूक्लियस, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। अगर ये सारे सेल ऑर्गेनल मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट है तो आरबीसी के अंदर स्पेस क्या होगा? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आ सकें, इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। और बाइकनकेव शेप होने का रीज़न क्या था? सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगर हम आरबीसी के रेस्पिरेशन की बात करें तो आरबीसी में एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। जैसा कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आरबीसी में तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो रेस्पिरेशन कैसा होगा? एनएरोबिक। तो फाइनली एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी का नेट गेन होता है? 2 एटीपी का नेट गेन होता है। कौन सा? अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ग्लूकोज से सिर्फ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस, और पायरुवेट को फर्दर कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। ये याद रखना है कि हमारे आरबीसी में लैक्टिक एसिड बनता है। तो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड कन्वर्ट करने में जो एंजाइम्स लगता है ये याद रखिएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। चलिए अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो आरबीसी का साइटोस्केलेटन बनाता है स्टोमेटिन का, बस ये याद रखिए कि प्रोटीन है एक, और इस प्रोटीन का नेचर कैसा होता है? स्पॉन्जी, इसलिए आरबीसी का साइटोस्केलेटन कैसा होता है? स्पॉन्जी। अगर हम आरबीसी के अंदर एंजाइम्स की बात करें समझिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसके बारे में अगर बात करें तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम है, अब तक का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एंजाइम है। चलिए ये मिलता कहाँ है? वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन आरबीसी। हमारे आरबीसी में सबसे ज़्यादा मिलता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और थोड़ा बहुत कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्लाज्मा में भी मिलते हैं। अब क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज फाउंड इन, तो आंसर आरबीसी एंड प्लाज्मा बोथ कीजिएगा। अगर बोल रहा है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज मेनली या मोस्टली वर्ड यूज़ का है फाउंड इन, तो आप आंसर सिर्फ कीजिएगा ओनली ब्लड। चलिए और थोड़ा सा डिटेल कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में समझते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है, ये याद रखिएगा। जिंक ये हमारा मिनरल से ये काम क्या करता है? को फैक्टर की तरह काम करता है, ऐसे समझिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज को स्टिमुलेट करता है, अरे भाई कर ले। चलिए मोटा मोटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज का फंक्शंस क्या है? CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो जिंक क्या बोलेगा? अरे भाई CO2 का ट्रांसपोर्ट कर ले। अब काम क्या करता है ये समझते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है? CO2 और वाटर को आपस में जोड़ देता है, फाइनली बनाता है क्या? कार्बोनिक एसिड, ये याद रखिएगा, कार्बोनिक एसिड। और ये रिएक्शन भी याद रखिएगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ये याद रखिएगा। फर्दर क्या करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन कार्बोनिक एसिड को तोड़ देता है बाइकार्बोनेट एंड H आयंस में। अब बाकी का डिटेल इसका रेस्पिरेशन में है, वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड एंजाइम की अगर हम बात करें G6PD, ये याद रखिएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजेनेस एंजाइम होता है। अगर इस एंजाइम की कमी हो जाए तो आरबीसी टूटने लगता है, तो हीमोलिसिस ऑफ आरबीसी होने लगता है। याद रखिएगा किस एंजाइम की कमी से आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तो याद रखिएगा G6PD। G6PD की डिफिशियंसी से आरबीसी टूटेगा तो आरबीसी काउंट क्या होगा? घटेगा। आपको पता है आरबीसी काउंट अगर घट रहा है तो टर्म यूज़ किए थे एनीमिया, तो इस तरह के एनीमिया को कहा जाता है हीमोलिटिक एनीमिया।
क्यों? क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहे हैं। चलिए तीसरा एंजाइम की अगर हम बात करें, आपको मैंने इधर समझाया है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। काम क्या है? पायरुवेट से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। चलिए अगर हम आरबीसी के मेम्ब्रेन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरबीसी के मेम्ब्रेन को कहा जाता है डोनेंस मेम्ब्रेन। इस आरबीसी के मेम्ब्रेन का फीचर क्या है? इसके सरफेस पे ब्लड एंटीजन प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है। नीट में सवाल आता है कि ब्लड एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो बच्चा टिक कर देते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा नीट करना है, आरबीसी के सरफेस पे होता है प्लाज्मा। रॉन्ग आंसर है। प्लाज्मा में क्या मिलता है? एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जगह है। चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ, ये मेरा रहा आरबीसी, इसके सरफेस पे देखिए कुछ लगा है, ये हमारा है ए एंटीजन। क्या है? ए एंटीजन। चलिए ये देखिए फिर आरबीसी, कुछ एंटीजन है, ये एंटीजन है, बी एंटीजन। चलिए इस पे देखिए दोनों टाइप के हैं, तो ये ए बी एंटीजन देखिए लिखा हुआ है, आरबीसी विथ ए बी एंटीजन। इसमें कोई एंटीजन नहीं है, आरबीसी विथ नो एंटीजन। एक की पॉइंट याद रखिएगा, हम लोग फर्दर ब्लड ग्रुप में पढ़ेंगे कि जैसा एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे जैसा एंटीजन होगा वैसा ही ब्लड ग्रुप होगा। जैसे कहने का मतलब, अगर आरबीसी के ऊपर आप एंटीजन ए देख रहे हैं तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? ए ब्लड ग्रुप। चलिए इस आरबीसी के ऊपर कैसा दिख रहा है एंटीजन? बी, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो बी ब्लड ग्रुप होगा। इसके ऊपर दोनों दिख रहे थे, ए बी ब्लड ग्रुप। इनके ऊपर नो एंटीजन, तो ओ ब्लड ग्रुप। और फाइनली कहने का मतलब ये क्या है, अगर किसी भी पर्सन के आरबीसी में अगर कोई सा भी एंटीजन नहीं दिख रहा है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ओ। अगर उस पर्सन के आरबीसी में दोनों टाइप के एंटीजन दिख रहे हैं तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अगर सिर्फ बी एंटीजन दिख रहा है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर ए एंटीजन दिख रहा है तो ब्लड ग्रुप होगा ए। तो मोटा मोटा ये याद रखना है, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। चलिए और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, ये जेनेटिक्स लेवल की बात है। चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप ओ दिखा रहा है, ए दिखा रहा है एंड बी टाइप का दिखा रहा है। चलिए ये जो दिख रहा है ना, ये है एच एंटीजन, ये याद रखिएगा। ये भी कहाँ है? आरबीसी के सरफेस पे। चलिए एच एंटीजन के ऊपर क्या लगा हुआ है? ए। एच एंटीजन के ऊपर क्या लगा हुआ है? बी। तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, ए ब्लड ग्रुप हो, ओ हो या बी हो, एच एंटीजन सब में प्रेजेंट होंगे। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ओ ब्लड ग्रुप में किस तरह के एंटीजन मिलेंगे, ऑप्शन में रहें ए एंटीजन, बी एंटीजन एंड एच एंटीजन, तो आंसर टिक करेंगे एच एंटीजन। चलिए अगर एच एंटीजन में ये शुगर लगा हुआ है एन एसिटाइल गैलेक्टोज एमाइन, तो ये ए एंटीजन कहलाता है और ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा? ए ब्लड ग्रुप। चलिए अगर एच एंटीजन के ऊपर ये शुगर लगा हो, नाम अल्फा डी गैलेक्टोज, तो बी एंटीजन होगा और पर्सन का ब्लड ग्रुप ऐसा होगा बी ब्लड ग्रुप। तो ओवरऑल देखिए शुगर का डिफरेंस है। एच एंटीजन ओ ब्लड ग्रुप में क्या है? एच एंटीजन नो शुगर। ए में देखें एच एंटीजन एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, याद रखिएगा, ए से याद रखिएगा। एसिटाइल तो ब्लड ग्रुप ए, ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप। चलिए एक याद रखिएगा, दूसरा याद हो जाएगा। एच एंटीजन के साथ अगर शुगर में दिख रहा है डी गैलेक्टोज, तो एंटीजन बनेगा बी और ब्लड ग्रुप बी। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी कहाँ बनता है? अगर हम साइट की बात करें तो एडल्ट में बोन मैरो के अंदर बनता है। चलिए देखिए आरबीसी का बनता हुआ इवेंट्स है, इनमें से बस हमको ये याद रखना है, ये देखिए बोन मैरो के अंदर होता है, ये ब्लड में आ चुका है। ये याद रखना है कि आरबीसी का जो प्रिकर्सर है रेटिकुलोसाइट, याद रखिएगा रेटिकुलोसाइट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी। रेटिकुलोसाइट है कहाँ? याद रखिएगा बोन मैरो के अंदर। ये थोड़ा बहुत हमारे ब्लड में भी आते हैं, ये ट्रांजिशन वाला स्टेट है, बोन मैरो में भी मिलेंगे, ब्लड में भी मिलेंगे। तो याद रखिएगा आरबीसी का जो प्रिकर्सर है क्या कहलाता है? रेटिकुलोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए
अब हम बात करते हैं आरबीसी के बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोपोइसिस। ऑर्गेन्स विच प्रोड्यूसेस आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गेन्स। एक एग्जांपल बताइए, बोन मैरो, अभी आपने देखा है। चलिए, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करते हैं, कहलाता है एरिथ्रोपोएटिन। तो इस एरिथ्रोपोएटिन को सेक्रेट करने वाला ऑर्गेन का अगर नाम बताएं तो किडनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। एरिथ्रोपोएटिन इज सेक्रेटेड बाय किडनी, लेकिन थोड़ा बहुत लीवर। चलिए, और हार्मोन्स हैं जो आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जैसे कि कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, थायरॉक्सिन। अब याद रखिएगा कैट से। चलिए, आपको थोड़ा सा याद हो, एंड्रोजन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है। चलिए, इससे पहले हमने पढ़ाया था ब्लड वॉल्यूम। मेल के अंदर कितना होता है, 5 to 6 लीटर एंड फीमेल के अंदर 4 to 5 लीटर। चलिए, इसका रीज़न ये है कि मेल के अंदर एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, इसलिए ब्लड वॉल्यूम इसके अंदर ज़्यादा मिलता है मेल्स के अंदर। ओवरऑल आरबीसी का जो नंबर भी होगा वो मेल के अंदर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल के अंदर। चलिए, पहली बार फर्स्ट आरबीसी प्रोड्यूस्ड बाय यॉर्क सेक, ये याद रखना है। फर्स्ट आरबीसी जब हम लोग एम्ब्रियो मदर के यूट्रस में ही थे, तो उस समय पहली बार जो आरबीसी बनाता है यॉर्क सेक, ये याद रखिएगा। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ आरबीसी प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो सेक तो बनाता ही बनाता है, उसके अलावा लीवर भी बनाता है, स्प्लीन भी बनाता है, प्लेसेंटा भी बनाता है एंड थाइमस ग्लैंड भी बनाता है। इस थाइमस ग्लैंड के बारे में याद रखिएगा, ये ट्रेनिंग स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये याद रखिएगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। एडल्ट स्टेज में आरबीसी प्रोड्यूस्ड बाय रेड बोन मैरो, और ये रेड बोन मैरो लोकेटेड कहाँ रहता है, बोन में। बोन की कौन से केस वाले पोर्शन में, अपर एंड में। आपको याद हो तो मैंने प्लेटलेट्स वाले लेक्चर में बोन मैरो भी दिखाया है। चलिए, फाइनली हम लोग जो भी पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं। चलिए, ब्लड के बारे में बता करें, टाइप्स ऑफ टिश्यू चलिए बताते चलिए। सबसे पहले एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू के अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल के अंदर भी वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्यों कहा जाता है वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, ये याद रखना है, फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। चलिए, फाइबर की बात करें तो ब्लड के मैट्रिक्स में फाइबर क्या होता है, एब्सेंट होता है। पीएच की बात करें तो याद हो 7.4, तो 7.5 क्या था, ये डायमीटर था, ये याद रखिएगा, आरबीसी का डायमीटर था। वॉल्यूम की बात करें तो याद रखना है 4, 5, 6, 4 से 5 लीटर फीमेल के अंदर, 5 से 6 लीटर मेल के अंदर। चलिए, अब आरबीसी को समराइज़ कर लेते हैं। कलर की बात करें तो कैसा होता है, रेड। अगर रेड कलर का रीज़न पूछे तो याद रखना है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में भी क्या होता है, आयरन +2, तो याद रखिए आयरन +2 का ही कलर होता है रेड, इसलिए आरबीसी का कलर हमारा रेड होता है। अगर हम शेप की बात करें तो बताऊँ, बाई कनकेव शेप होता है। साइज़ की बात करें तो डायमीटर बताना है 7.5 माइक्रोमीटर। अगर साइज़ बड़ा हो छोटा हो तो याद है मैक्रोसाइट एंड माइक्रोसाइट। रीज़न विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड क्या डिफिशियंसी, और माइक्रोसाइट आयरन की डिफिशियंसी। चलिए, न्यूक्लियस मैच्योर आरबीसी में अगर हम बात करें मैच्योर आरबीसी की, तो न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट। इसी के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ई न्यूक्लिएटेड। अगर इमेच्योर आरबीसी हो, ये याद रखना है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। काउंट की बात करें तो मोटा मोटा याद रखना है 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm³। चलिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें तो हीमोग्लोबिन, ये याद रखना है। इसे हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है। प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी बताइए, रेटिकुलोसाइट। एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन की अगर बात करें तो फर्स्ट एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन यॉर्क सेक, उसके बाद लीवर है, स्प्लीन है, प्लेसेंटा है, थाइमस है, एडल्ट स्टेज में बोन मैरो।
चलिए, इरिथ्रोपोएटिक हार्मोन की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट इरिथ्रोपोएटिन, इसके बाद कैट, ये याद रखिएगा, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन एंड थायरोक्सिन। सरफेस की अगर बात करें, सरफेस पे क्या मिलता है याद रखना है, ब्लड एंटीजन। अगर एंटीजन ए दिख रहा है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी दिख रहा है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप बी, अगर नो एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ओ। फिर भी ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन, तो एच एंटीजन मिलता है। एच एंटीजन तो सब में मिलता है। चलिए, आरबीसी के अंदर इंजाइम्स की अगर बात करें तो 3 इंजाइम बताए थे। सबसे इम्पोर्टेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अब तक का फास्टेस्ट एंजाइम है। दूसरा पढ़ाया था G6PD, एक और पढ़ाया था लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। चलिए, अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो एडल्ट के आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़। अगर जो बच्चों की आरबीसी की बात करें, फिटस का होता है 90 डेज़, ये याद रखना है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी को मारने के बाद कहाँ पे डिग्रेड किया जाता है, स्प्लीन, याद रखिएगा। ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी इज़ ऑल्सो नोन एज स्प्लीन, मतलब एक्स्ट्रा ब्लड भी स्प्लीन में स्टोर किया जाता है। ओवरऑल अगर ब्लड की फंक्शंस की बात करें तो याद रखना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चलिए, आज का क्लास यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो होगा हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन क्या था याद कीजिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये याद रखिएगा। इसके अंदर मिलने वाला एलिमेंट आयरन। चलिए, थैंक यू।